हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो उसी में अब एक दो प्रॉब्लम है जिसको हम स्किप किए थे, उसको कैरी ऑन करके होपफुली अब इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। तो PYQ सीरीज जो कि सबसे लंबा चलने वाला आपका सीरीज है, तो इसमें हम अब तक बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। वो टॉपिक आप पहले देख लीजिए। अब हमारा बेसिकली ध्यान एक और बुक जो कि हम पहले भी बात कर चुके थे, DC पांडे, एग्जाम से पहले। तो एक DC पांडे और एक HC वर्मा। HC वर्मा का तो आपका प्लेलिस्ट भी होगा। तो DC पांडे, HC वर्मा और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसमें आपका मोर देन 3000 प्रॉब्लम होगा। 3000 प्रॉब्लम प्लस जेईई मेंस का भी हम सीरीज लाए थे, उसका भी हम प्लेलिस्ट बना लिए हैं, वो आप जरूर देख लीजिए। तो जेईई मेंस तो वो तो ये जेईई मेंस का सीरीज तो आपका आई थिंक 5 to 10 डेज में वो खत्म हो जाएगा, तो उसको भी हम इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इतना क्वेश्चन इट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, आइदर यू आर प्रिपरेशन फ्रॉम जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, ऑफ कोर्स ऑल काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। तो जो भी है आपका कवर सारा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या देखे अब तक कि बहुत सारा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में, आप प्रीवियस ईयर लगाने का सबसे बढ़िया है कि एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट होता है। एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और अब हमारा ध्यान जो होगा वो मैकेनिक्स पे होगा। मैकेनिक्स को हम हिट करने का कोशिश करेंगे। तो मैकेनिक्स पार्ट जो कि आगे आने वाला है, तो मैकेनिक्स से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। 11th के टॉपिक से वो आपका 45% आता है, और ये 12th वाले पार्ट से ये आपका 55% आता है। तो 12th वाले पार्ट को बहुत ही ज़्यादा क्लेवरली हमने देखा है, चाहे वो PYQ में हो, चाहे वो HC वर्मा में हो, और लास्ट में हम DC पांडे जिसका जो आपका 5 पार्ट है। तो सारा इट इज़ इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको जितना ज़्यादा लास्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट, एक तो आपका कंसेप्ट है और दूसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसीलिए हम हर दिन नया नया प्रॉब्लम आपके सामने लाने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। और जितना प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम तो आपका बहुत क्लियरली और बहुत इजीली वे में आपका हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस और नंबर ऑफ क्वेश्चन और कंसेप्ट, इस पे जरूर फोकस कीजिए। क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम हम अब तक लिए हैं वो सारे एक कंसेप्चुअल बुक है। एक तो आपका HC वर्मा का लिए है, और दूसरा हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। इससे आपका सारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कवर अप हो गया होगा। और अब तक PYQ में हम 2019 तक ही कवर किए हैं, 2020 का नहीं किए हैं, 2021 का नहीं किए, और ये तो 2022 होने वाला। तो ये 2 ईयर जो आपका है, इसको भी हम आगे कवर करने का कोशिश करेंगे। तो अब तक जितने भी प्रॉब्लम हम कवर किए हैं वो आपका 3000 प्रॉब्लम है, जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज में। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि प्रॉब्लम किस टाइप का पूछा जाता है और प्रॉब्लम का लेवल कैसा है। सो लेवल के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेवल और प्रॉब्लम का टाइप और दूसरा कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, थ्योरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन लगाने से ही होगा। तो थ्योरी पे हम कम बात कर, मतलब थ्योरी और क्वेश्चन और एनालिटिकल, ग्राफिकल दोनों को हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करके इस सीरीज में लाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हमारा जो ध्यान होगा वो आपका क्या होगा, मैकेनिक्स पे होगा। उसके बाद फिर हम 12th पार्ट पे एक एक करके देखने का कोशिश करेंगे। तो एग्जाम से पहले जितना कवर हो सकता है, चाहे DC पांडे का ये 5 पार्ट है, उसमें हम देखेंगे वो प्रॉब्लम जो कंसेप्चुअल हो, चाहे जे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो। सो आइए अगेन फिर हम शुरू करते हैं। ये आपका 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है। E बराबर MC² पे। E बराबर MC² पे हम पहले भी प्रॉब्लम हम किए थे, और ये भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली उसी पे है। तो जितना वेराइटी आपको जानने का मौका मिलेगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। अटन का वैल्यू कुछ ऐसा है, 3.3/5 z -1 E² by 4πε0 into r। ये आपको E का वैल्यू दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेट, प्रोटॉन
uniformly distributed throughout the spherical nucleus of radius, that is capital R, is given. The measured mass of the neutron is 1. तो इसमें आपको दिया द मेजर्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस वन, हाइड्रोजन, और ये आपका इसमें आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें आपको निकालना क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जेट प्रोटॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर, यानी इसके पूरे सेंटर में, यानी कि इसके सिर्फ सेंटर में ही नहीं, यहां पे आपसे क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटॉन जो है यूनिफॉर्म। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस, दैट इज कैपिटल आर, is given. The measured mass of the neutron are given this one, this one, this one. तो ये आपका मासेस दिया हुआ है, मेजर्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक का ये दिया हुआ है, दूसरे का ये दिया हुआ है, तीसरे का ये दिया हुआ है, और लास्ट में आपका थर्ड है, तो ये ऑलमोस्ट दिस वन रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट द रेडियाई ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई आर सेम। ये आपको क्या दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई आर सेम, और U का वैल्यू 1, U का वैल्यू आपको क्या गिवन है, तो ये आपको दिया हुआ है 931.5 मेगा वोल्ट बाय सी स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है। सी यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एज्यूमिंग दैट द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द रेडियस ऑफ आइदर ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम डील करें तो यहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम है, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हालांकि हम पहले भी किए हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कि जेड, यानी कि जेड क्या है, जेड अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है तो ए उसका एटॉमिक मास होता है और जेड उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको जेड जो दिया हुआ है ये आपका बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर है जो कि आपको गिवन है। तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और इसमें जो प्रोटॉन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि प्रोटॉन होता क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, एनर्जी जो कि प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट ए स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस, दैट इज कैपिटल आर। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि E जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करता है, वो पूरे स्फेयर में, ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रोटॉन होता तो न्यूक्लियस पे ही है तो क्या एनर्जी यहीं पे होगा, नहीं, ये आपको गिवन है कि इसका एनर्जी यूनिफॉर्मली होगा और पूरे न्यूक्लियस, पूरे स्फेरिकल न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। द मेजर्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन, द मेजर्ड मासेस ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का आपको गिवन है। आपको क्या चाहिए, आपको आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस बताइए। और इसमें एक चीज और कमाल का दिया हुआ है कि ये आपका मेजर्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन इस रेट से आपको मेजर करना है, गिवन बाय दिस वन, एंड गिवन दैट द रेडियाई ऑफ बोथ वेदर इट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन न्यूक्लियाई आर सेम, यानी कि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है।
ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इसका रेडियस है इसका नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों सेम है, और 1U का वैल्यू आपको गिवन है, जो कि आपको गिवन है 931.5 मेगा वोल्ट पर सी स्क्वायर, जैसा कि डेल्टा बराबर एम सी स्क्वायर में है, सी से सी कैंसिलाइज हो जाएगा, और आपको सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ऑफ कोर्स दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, और ये आपका इसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, एफएम का मतलब नैनोमीटर, और ये आपका पीको, और ये आपका क्या हो जाता है एफ का 10⁻⁻12 हो जाता है इसका, तो माइक्रो हो जाता है 10⁻⁻6, और ये आप मिली हो जाता है 10⁻⁻3, और पीको हो जाता है आपका, तो ये आपका 10⁻⁻12 के आसपास होगा एफएम। तो assuming that the difference between the binding energy, assuming that the difference between binding energy of nitrogen and oxygen is purely due to electrostatic energy, is purely, यानी इसके अंदर जब भी हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसके अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का हेल्प लेते हैं, तो इसमें आपको गिवन है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी, दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि इसको जो बाइंड करने का एनर्जी है यानी बाइंडिंग एनर्जी जो है इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस रेट से चेंज कर रहा है वो आपको पता है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ पे दिखा आपको गिवन है न्यूक्लियाई हैज सेम रेडियस, तो अगर दोनों का रेडियस सेम है तो इसीलिए आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ आइदर ऑफ न्यूक्लियाई, किसी एक का, यानी कि दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि वेदर इट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इट्स न्यूक्लियाई ऑफ रेडियस इज सेम, सो ऑफ कोर्स फाइंड द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसको बनाने में आपको किसका किसका जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन का एनर्जी, तो आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 3/5 Z इंटू Z-1 E स्क्वायर बाय 4πε0 और R, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी, इसमें अगर न्यूट्रॉन हम निकालें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर न्यूट्रॉन निकालें नाइट्रोजन में तो आपका क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास आपको 15 दिया हुआ है और इसका नंबर, तो यहाँ से अगर न्यूट्रॉन अगर हम इसको पता करें तो जैसा कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, हालांकि मास जो होता है प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, एक तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इसके आसपास होता है, तो इतना कम होता है कि इसका मास को हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो जब भी ये देखें कि हम नाइट्रोजन का मास हम कंटेन क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो जब भी मास करते हैं तो या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है कि न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, तो मास नंबर आपको एटॉमिक मास 15 दिया हुआ है और इसका नंबर ये दिया हुआ, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, तो इसमें 15 - 7 दैट इज सिंपली 8, तो 8 न्यूट्रॉन इसके अंदर है। और यही अगर ऑक्सीजन के पास हम देखें तो ऑक्सीजन के पास कितना न्यूट्रॉन होगा, 15 - तो ये दोनों का मास सेम है, और जब मास सेम होता है तो हम क्या बात करते हैं, इसको आइसोबार, दिस इज आइसोबार। तो यहां से अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन में हम पहले ये देखें कि उसके अंदर न्यूट्रॉन है कितना, क्योंकि मास जब भी हम काउंट करते हैं तो या तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास मतलब बहुत नेग्लेक्जिबल होता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो मास या तो प्रोटॉन का होगा या मतलब दोनों एक दूसरे को एडिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी ऐड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्जिबल होता है इसलिए उसको हम हटा देते हैं, या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये आपको 15 दिया हुआ था, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर दोनों होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। और हमको पता चल गया कि प्रोटॉन कितना होगा, तो ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली 7 इसके अंदर प्रोटॉन होगा। और अगर 7 प्रोटॉन है तो बाकी का 8 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन इसका कितना आ गया, 8। अब इसका एटॉमिक मास क्या होता है, तो 1 का आपको गिवन है, आपको ये गिवन है, तो ये वैल्यू हम रखेंगे 1.000086। तो ये हाइड्रोजन का आपको गिवन है, ये आपको हाइड्रोजन का गिवन है, ये आपका और ये आपका नाइट्रोजन का है, और ये आपका किसका दिया हुआ है, 15 तो एक का दिया हुआ है, तो दोनों का 15 अलग अलग दिया हुआ है, तो ये आप दोनों का काउंट करें तो यहां से आपको पता चल गया 8 न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास जो कि आपको गिवन है, तो ये आपका मास हो गया प्लस 7 इंटू हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आपको कितना हो गया, तो हाइड्रोजन का आपको गिवन है। तो सिंपल सा बात है कि दोनों में जो ये थोड़ा सा चेंज है, तो जैसा कि E बराबर mc² की बात अगर हम करें, तो ये जो थोड़ा सा चेंज आ रहा है मास में, उसी के वजह से, क्योंकि ये आपस में क्या है, आपका आइसोबार है, मास दोनों का 15 है, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का। तो अगर इसी में हम निकालते हैं कि मास नंबर होता क्या है, या तो इसका 15 से थोड़ा ज्यादा होगा या इसका कम होगा, तो यही हम बात करते हैं। ये आपका क्या है, आइसोबार है, यानी कि दोनों का मास सेम है। तो हम पहले क्या निकालने का कोशिश किए कि नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, पहले हम ये निकालने की, नाइट्रोजन जब बन रहा है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके अंदर हमको क्या मिला, 8 न्यूट्रॉन मिला, और एक न्यूट्रॉन का, हर एक न्यूट्रॉन का मास आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का मास क्या है, तो एक न्यूट्रॉन का मास आपको ये गिवन है। अब इसके अंदर क्या बचा, 7 प्रोटॉन बचा, और प्रोटॉन के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये वाला 1.007825 ये आपका आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका, इसमें अगर हम बात करें तो 8 इंटू ये न्यूट्रॉन का और ये प्रोटॉन का, अब क्या हो गया, टोटल मास हो गया। तो टोटल मास हो गया, और आपको दिया क्या था, नाइट्रोजन का मास, तो दिया आपको कितना है, तो ये आपको दिया हुआ 15.000000, और ये आपका क्या हो जाएगा 109। तो ये आपका वैल्यू है। तो ये हम क्या निकालें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही सेम एज हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालते हैं तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, किसके पास न्यूट्रॉन किस है। तो जैसा कि नाइट्रोजन के पास 7 और यहाँ पे आपका 15 था, ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ये 8 होगा, और तो इसके अंदर इस बार प्रोटॉन का नंबर कितना है, 8, और इसके पास क्योंकि दोनों आइसोबार है तो मास तो दोनों का सेम ही होगा, दोनों का 15, बट इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 7 होगा, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी होगा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 7। तो ये आपका आ गया 7 इंटू इट्स मास इज 0.0086 प्लस 8 इंटू, तो अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो दोनों का मास सेम है, तो मास सेम है तो इसके अंदर अगर 7 क्या आया, न्यूट्रॉन। तो अगर 7 न्यूट्रॉन है तो 8 इसके अंदर क्या हो जाएगा,
प्रोटॉन होगा, और एक प्रोटॉन का मास आपको कितना दिया हुआ है 1.007825, और इसका मास, किसका मास, ऑक्सीजन का मास आपको ये गिवन है 15.00003065। तो ये आपका क्या हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी, दोनों के बीच में बाइंडिंग एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी यहां से भी निकाल लेंगे जो आपको दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी, जो कि इसका गिवन है यहां से। अब दोनों को क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। एक यहां से भी हम निकाल सकते हैं, एक तो हम कहां से निकालें, तो जैसा कि आपको पता है E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो हम बाइंडिंग एनर्जी यहां से निकालें, किसको, जब बना रहे हैं यानी जब हमको नाइट्रोजन बन रहा है तो उसमें किसका किसका रोल है, तो सिंपल सा बात है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन का मास आपको ये दिया हुआ था, और प्रोटॉन का मास ये, तो ये मास किसका है, प्रोटॉन का, और ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन का। तो ये आपका क्या है, प्रोटॉन का, और ये आपका क्या है, ये आपका ऑफ कोर्स दिस इज न्यूट्रॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। तो ये आपका वैल्यू, और लास्ट में ये मास किसका था, ये मास आपका नाइट्रोजन का था, और ये मास आपका क्या है, ऑक्सीजन का। ये आपका ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, दोनों। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों के बीच का गैप, कि दोनों के बीच में यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना आएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी का गैप निकालते हैं, और इधर से भी हम बाइंडिंग एनर्जी का गैप निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक ही रेडियस बचेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस एनर्जी ऑफ यहां पे ऑक्सीजन, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारा यू था, यू मतलब 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, उसी को हम यू से डिनोट करते हैं AMU। और 1 AMU का मास आपको कितना, उसके अंदर कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो रिलीज होता है 9315। तो लास्ट में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो लास्ट में आप मल्टीप्लाई सब में करते हैं 93.5 मेगा वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये मास, सो डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करना अब आसान है, कैसे आसान है, तो ये वाला टर्म हम कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला टर्म अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला अगर हम एक बार कॉमन लेते हैं तो 1.0086, ये अगर कॉमन लेते हैं तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 8 - 7 दैट इज ऑफ कोर्स 1 होगा। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट किए, नाइट्रोजन का ज्यादा था, और इसमें क्या है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 माइनस समथिंग एल्स आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1.007825, ये आपका आ जाएगा 007825। और इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मास ऑफ कोर्स ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का आपका नेगेटिव में आएगा और इसका पॉजिटिव 15.00109, ये आपका प्लस हो जाएगा 15.003065, ये आपका आ गया। तो ये सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई किससे लास्ट में करेंगे, 1U AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और इसका वैल्यू क्या होता है 93.5 मेगा वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। और जैसा कि आपको दिया हुआ है कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इसके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पे गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली प्योरली द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या क्या लाएं,
कि नाइट्रोजन को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो किस किस का जरूरत पड़ता है, तो प्रोटॉन का जरूरत पड़ता है, न्यूट्रॉन का। तो हम ये लिए और उसका नेचुरल मास 15 नहीं होता, उसका नेचुरल मास ये था। नाइट्रोजन का नेचुरल मास ये है, लेकिन हम क्या बोल देते हैं इसका 15 है, तो नेचुरल मास एग्जैक्टली दिस वन। और जैसे कि ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का ये होता है, बट हम राउंड ऑफ करके 15 ले लेते हैं, तो उसके अंदर 7 न्यूट्रॉन आया और 1 न्यूट्रॉन का मास उसका ये था। हालांकि जब हम बात नाइट्रोजन में कर रहे हैं तो उसका भी यही था, तो लास्ट में मल्टीप्लाई किए और इसके अंदर प्रोटॉन कितना आया 7, तो 7 से मल्टीप्लाई किए, इसके अंदर 8 था, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑफकोर्स 8 होगा। और इसका मास क्या था, तो ये हम निकालें, तो यहां से हम क्या निकालें, एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, वो इस वैल्यू से। दोनों को हम सिंपली इक्वेट कर देंगे और इसका वैल्यू उसके अंदर हम रखेंगे 1.44 मेगा FM। और तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अब क्या करेंगे, एक तरीके से और हम इसका एनर्जी निकालेंगे, जो कि आपको ये इक्वेशन से निकालते हैं। तो उसमें तो सिर्फ जेड का वैल्यू पुट कर देना है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन अगर हम बात करें तो क्या होगा 3/5, ये तो उसके लिए। जेड का वैल्यू इसका क्या होगा, तो जेड क्या होता है, तो जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन है तो इसका क्या हो जाएगा 7, और 7 - 1 दैट इज 6, जेड इंटू जेड -1। और यहाँ पे क्या है E²/4πε0 इंटू आर। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 3/5 E²/4πε0, इसका वैल्यू ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा 1.44। तो 7 × 6 डिवाइडेड बाय 1.44, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसका सारा का वैल्यू ऑफ कोर्स लिख देंगे 1.44, और ये आपका क्या हो जाएगा मेगा वोल्ट FM। तो ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका N का वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का वैल्यू, तो ये आपका ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे तो 3/5, और यहाँ पे आपका क्या है जेड इंटू जेड -1, तो जेड इसके अंदर 8 है, तो 8 × 7 × 1.44 मेगा वोल्ट FM। तो ये आपका आ गया एनर्जी, ये आपका नाइट्रोजन का और ये आपका ऑक्सीजन का। तो ऑफ कोर्स ये दोनों एनर्जी आ गया और ये दोनों आपस में बराबर है। तो जैसे कि हम क्या किए थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आपका क्या है, यहाँ भी आर है, एक आर बच गया, और यहाँ भी आर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी EN - E इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3/5 और R ये आपका कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचेगा, और ये 1.44 ये भी आपका कॉमन हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू FM, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 7 × 6 -8 × 7, ये आपका आ गया। तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा तो निगेटिव ये कर लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से सिर्फ आपका एक ही अननोन बचेगा, वो है आपका R। तो ये आपका इधर भी निगेटिव आएगा, ऑफ कोर्स वो भी निगेटिव आएगा, दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही अननोन है R। तो हम क्या किए, इधर से एनर्जी लाए हैं और इधर से राइट साइड से दोनों को हम क्या किए, इक्वेट कर लिए और आपका आपस में बराबर हो गया। यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा। वही आपसे पूछा है कि इसका न्यूक्लियाई का आप क्या बताएं, रेडियस बताएं। तो दोनों एनर्जी, एक कहां से लाए हम, बाइंडिंग एनर्जी, और एक आपका इक्वेशन दिया हुआ था, बस जेड का वैल्यू पुट कर दिए और इसका वैल्यू आपको 1.44 मेगा वोल्ट FM दिया हुआ था। अब R कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो ऑफकोर्स ये भी निगेटिव आएगा, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो निगेटिव नहीं हो सकता है। और यहाँ से आपका एक ही अननोन है, सारा चीज कांस्टेंट है, तो एक ही अननोन है, वो आपका क्या है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई आपका यहाँ से रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई आपका आ जाएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन JEE 2000।